गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। सभी खबरें एक ही जगह पाने के लिए जीपी स्टडी लाइव को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबाएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को मोटिवेट भी करें। चलिए, सभी खबरें हम आपको एक ही जगह लेकर के आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन सभी खबरें एक ही जगह मिलती है। वन टाइम में आप सारी खबरें देख सकते हैं। तो चलिए, नियुक्ति पत्र के संबंध में बहुत सारी जानकारियां भी लेकर के आए हैं। खुशखबरी ये है कि एसटीईटी 2019 विज्ञापन की चयन प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है। और बड़ी खबर यह है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के टीईटी प्रमाण पत्रों की जांच पूर्ण हो जाती है तो 25 फरवरी से पहले भी नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है विभाग की तरफ से। और बिहार के गांव में पंचायत और प्रखंड में स्थित सभी स्तर के सरकारी विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों की टैगिंग इसी माह पूर्ण करा ली जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार में 4000 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर CHSO की बहाली होगी। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि तो ये बहाली होगा सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर, जिसे CHSO की कहा जाता है, CHO। और इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और आशा नेतृत्व करेंगे, इसके आशा नेतृत्व करेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं डिटेल्स में। तो देखिए, यहाँ पर पटना में बीते शुक्रवार को शिक्षा मंत्री एसटीईटी 2019 के संबंध में विजय कुमार चौधरी ने सरकारी आवास पर नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर सचिवालय थाने की पुलिस के द्वारा हिरासत के लिए 3 प्रदर्शनकारी एसटीईटी चयनित अभ्यर्थियों को देर शाम थाने से छोड़ दिया। शुक्रवार को शाम पालीगंज विधायक संदीप सौरभ भी सचिवालय थाने पर पहुंचे और गिरफ्तार अभ्यर्थियों को रिहा करने के लिए पुलिस प्रशासन से बात की। रात 9 बजे सभी अभ्यर्थियों को रिहा कर दिया गया और विधायक ने कहा कि अभ्यर्थियों को जो लड़ाई है वह बहुत लंबे समय से इनकी मांग है, इनके साथ न्याय हो। विज्ञप्ति में जो बात कही गई है किसी भी बहाली को पूरा कराने का आधार होता है। और साथ ही बता दें आपको कि वो विज्ञप्ति होता है लेकिन एक बार नहीं, कई बार शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा उसकी धज्जियां उड़ाई गई। इतना ही नहीं, पिछले बार जब हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, मैंने मांग की थी कि विज्ञप्ति का पालन करते हुए अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ किया जाए और उसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया गया कि वो अनदेखी हो रही है। जब आपने विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि जितने सीट हैं उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट निकालेंगे, अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे। मेरिट लिस्ट आ गई तो अब चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जाए। विधायक संदीप सौरभ ने आरोप लगाया कि पात्रता परीक्षा में सीटें नहीं दी जाती है, नहीं होती है, लेकिन एसटीईटी 2019 पात्रता नहीं बल्कि प्रतियोगिता नेचर का परीक्षा थी और उसके विज्ञापन के चयन प्रक्रिया स्पष्ट लिखा था। विषयवार कोटिवार घटते अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जब विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में चयनित हुए तो सरकार चयन प्रक्रिया में जो है आपको कहा गया कि बदलाव कर रही है। साथ में यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा को लेकर कोई चिंता ही नहीं है, ना तो रोजगार की चिंता है ना ही शिक्षा की। विधायक संदीप सौरभ ने शाम सचिवालय थाना पहुंचकर गिरफ्तार अभ्यर्थियों से बातचीत की और एसएसपी और थाना प्रभारी से मुलाकात कर सख्त रवैये न अपनाते हुए उन्हें छोड़ने का आग्रह किया। उधर सुपौल निवासी अभ्यर्थी रवि कुमार गुप्ता ने भी कल शाम प्रशासन से गिरफ्तार तीनों अभ्यर्थियों पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाए और अभ्यर्थी अपने हक के लिए सड़क पर उतरे थे। निवेदन है शीघ्र गिरफ्तार अभ्यर्थियों को रिहा कर दिया जाए। साथ ही ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार एसटीईटी संदर्भ में लगातार हम सभी मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अपनी मांग रखते हुए आ रहे हैं। एसटीईटी विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 का पालन हो। चयनित 30,675 अभ्यर्थियों को
डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट दे और शीघ्र चयनित अभ्यर्थी सेंट्रलाइज विधि से विज्ञापन में बिना कोई बदलाव किए शिक्षा विभाग माध्यमिक +2 बहाली और शेड्यूल अतिशीघ्र अधिसूचित करे और अभ्यर्थियों को रिहा कर दिया जाए। तो देख सकते हैं एसटीईटी विज्ञापन की चयन प्रक्रिया में अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे संदीप सौरथी का कहना है। और शुक्रवार को देर शाम थाने से छोड़े गए हिरासत में लिए गए अभ्यर्थी। अगली खबर नियुक्ति पत्र से संबंधित है। तो नियुक्ति पत्र 25 से पहले की बांटे जा सकते हैं। नियुक्ति पत्र सर्टिफिकेट की जांच की स्थिति की समीक्षा कल होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर 42,902 अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है और 25 के पहले भी बांटे जा सकते हैं। नियुक्ति पत्र सर्टिफिकेट की जांच की स्थिति की समीक्षा कल होगी। और ये खबर पटना से है। आपको बता दें कि राज्य में छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पद के लिए चयनित 42,902 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। और बता दें चूँकि तैयारी 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटने की है, लेकिन अगर चयनित अभ्यर्थियों की टीईटी सीटीईटी सर्टिफिकेट की जांच अगर पहले पूरी हो गई तो नियुक्ति पत्र 25 फरवरी के पहले भी बांटे जा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच रिपोर्ट जिले से शिक्षा विभाग को मिल गई है और रिपोर्ट के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना 12 फरवरी तक समय दिया गया है। और आपको बता दें यहाँ पर कि यह मियाद शनिवार को पूरी हो गई। अब चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की स्थिति समीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को की जानी है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया गया। अगली खबर आपको +2 स्कूलों में होगा कायाकल्प। राज्य में सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का कायाकल्प होगा। शिक्षकों के तमाम खाली पद भरे जाएंगे और इस तरह से देख सकते हैं कि नियुक्तियां होगी। राज्य में हर पंचायत में कम से कम एक माध्यमिक विद्यालय खोलने की राज्य सरकार की योजना के तहत अब एक भी पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन नहीं हैं। और इसके साथ ही राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 9,346 हो गई है और उच्च माध्यमिक विद्यालय को ऐसा बनाने की तैयारी है उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेज का माहौल मिले। इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैंपस आकर्षक बनाए जाएंगे और पुस्तकालय का प्रयोग भी बेहतर बनाया जाएगा। अगली खबर है कि डीओ ने फिर से काउंसलिंग कराने को लिखा है पत्र। और डीओ जो है यहाँ पे ये खबर दरभंगा के हैं। तो शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग में हुई धांधली के जांच में आदेश में देते हुए सीनियर और जूनियर का फर्क समाप्त होता नजर आ रहा है। जाले प्रखंड के लिए एसएसटी विषय के लिए जो हुई थी काउंसलिंग उसी के संबंध में है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एसएसटी विषय के हुई काउंसलिंग में मामला इतना पेचीदा हो गया है कि डीएम के आदेश के उलट अब डीओ जांच की जगह अब फिर से काउंसलिंग कराने के पक्ष में दिख रही है। 7 अगस्त को 6 से 8 वर्ग की एसटीईटी विषय के लिए काउंसलिंग बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। और यहाँ पे बता दें आपको कि शिकायत मिलने पर कई बार जो है जांच की गई और त्रिस्तरीय जांच रिपोर्ट के आने के बाद डीएम ने डीपीसी अपर समरहर्ता राजस्व व्यवहार न्यायालय के एक अधिवक्ता के साथ ही डीओ की 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर सूक्ष्म जांच करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन डीईओ विभा कुमारी जो हैं अभी दरभंगा के डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो विभा कुमारी महिला हैं। 12 फरवरी को अपने बड़े पदाधिकारी डीडीसी अपर समरहर्ता राजस्व और सरकारी वकील को पत्र लिख करके जाले की नियोजन प्रक्रिया को रद्द करते हुए 14 मार्च को शेड्यूल फिर से काउंसलिंग कराने का आग्रह किया है। और डीओ ने इसकी सूचना डीएम और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी दी है। तो इस तरह से बता दें आपको कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और डीओ ने फिर से काउंसलिंग कराने के लिए लिखा है पत्र। अगली खबर है आपको कि जिला परिषद शिक्षक नियोजन 2019 माध्यमिक में 504 में से
6 सीटें रह गई हैं खाली और 339 अभ्यर्थी पहुंचे हैं। उच्च माध्यमिक में 654 सीटों में से 646 सीटें रह गई खाली। 13 विषयों में एक भी अभ्यर्थी नहीं उपस्थित हुए। बिहार शरीफ की खबर है तो 14 को नियोजन इकाई की होगी बैठक, 18 को मिलेगा नियोजन पत्र, 18 को दिया जाएगा नियोजन पत्र। और उच्च माध्यमिक 13 विषयों के लिए रह गए थे रिक्त और गणित और विज्ञान में काफ़ी सीटें रह गई हैं। ये छठे चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक की खबर है बिहार शरीफ से। अगली खबर है कि शुल्क के संबंध में है मैट्रिक बोर्ड के। चलिए, छात्र हित में निर्णय लिया गया है और शुल्क बकाया वाले परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया है। बोर्ड ने सभी रुके एडमिट कार्ड को जारी किए हैं। मैट्रिक परीक्षा 17 से होगी और सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षा अप्रैल में होगी। बोर्ड की ओर से जारी सैंपल पेपर में आधार पर शुरू की गई। साथ ही आपको बता दें कि डेट शीट की बोर्ड पर वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी और सीबीएसई बोर्ड की टर्म 2 की 26 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए बोर्ड ने सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र मौजूद हैं। खास यहाँ बता दें कि एडमिट कार्ड जो है मैट्रिक बोर्ड बिहार परीक्षा समिति के द्वारा जो है, ये जिनका भी कोई भी शुल्क बकाया है, समिति ने उनकी वेबसाइट पर http://secondary.biharboardonline.com पर आप यहाँ पर से एडमिट कार्ड जारी किया गया है, जिसमें 16 फरवरी तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। एक टाइम दिया गया है तो 16 फरवरी को जिनका भी एडमिट कार्ड बचा हुआ है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। अब समिति प्रशासन ने सभी स्कूलों के प्रधान को निर्देश दिया है कि जिन परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड छूटा हुआ है उसे डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर करें और परीक्षार्थी को दे दें। 16 फरवरी से हर हाल में रजिस्ट्रेशन या परीक्षा शुल्क जो भी बकाया है वो जमा कर देना है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जमा नहीं होने की स्थिति में ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा फल लंबित रखा जा सकता है। अगली खबर है आपको कि स्कूलों में शुरू होगी परीक्षा की तैयारी और प्री बोर्ड की परीक्षा जल्द ही होगी। परीक्षा की तैयारी लेकर प्रैक्टिस पेपर और सैंपल पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है। बता दें कि कोविड के कारण इस साल की बोर्ड की परीक्षा 2 टर्म में बांटी गई थी। ऐसे में पहले टर्म में 50% सिलेबस से सवाल पूछे गए और अब टर्म 2 में बाकी 50% सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। सेंट केयर्स ने प्रचार सीमा सी से बताया कि 12 फरवरी तक 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही स्कूलों में प्रश्न पत्र को लेकर विद्यार्थियों को पूरी जानकारी भी दी जा रही है। प्री बोर्ड के बाद स्कूलों में रिवीजन क्लास और रिमेडियल क्लास भी आयोजन किए जाएंगे। अगली खबर है कि जिला परिषद स्कूलों में नियोजन की प्रक्रिया अभी नहीं है और मूल प्रमाण पत्र जाँच में सही होने पर मिलेगा नियुक्ति पत्र। डीओ कार्यालय में की माने तो एनआईसी वेबसाइट पर अभ्यर्थी का नाम पूरी जानकारी के साथ जारी किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को जिला मुख्यालय में 17 फरवरी को बुलाया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को एसटीईटी बीएड का मूल प्रमाण पत्र लिया जाएगा। सब सही होने के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डीओ अमित कुमार ने बताया कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच कहां पर होगी, इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। और बता दें कि पटना जिला के अंतर्गत जिला परिषद के स्कूलों को नियोजन इकाई की नियोजन प्रक्रिया फिलहाल नहीं की जाएगी। पटना डीओ कार्यालय की माने तो जिला परिषद की नियोजन प्रक्रिया के बाद जिला परिषद की नियोजन की अभी तक औपबंधिक मेधा सूची नहीं की गई है। जिला परिषद नियोजन इकाई फ्रेश आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए कार्यक्रम जल्द निर्धारित किया जाएगा। आदेश मिलते ही मार्च में जिला परिषद की ओर से शिक्षक नियोजन जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। औपबंधिक मेधा सूची जारी करने के बाद आपत्ति मांगी जाएगी। इसके बाद मेधा सूची जारी होगी और औपबंधिक मेधा सूची के अनुसार आपत्ति निकालने के लिए डीओ कार्यालय निदेशालय को अनुमति मांगी गई थी, लेकिन निर्देशालय ने फिलहाल मना कर दिया है। अभी तक पटना जिला के नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद की नियोजन प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र की जांच कैंप लगाया गया है
और डीईओ कार्यालय की माने तो प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 15 फरवरी तक अंतिम मेगा सूची जारी की जाएगी। इन सूची में जिनका नाम होगा उनको जानकारी एनआईसी वेबसाइट पर मिलेगा। जिनका नाम वेबसाइट पर होगा वही काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अगली खबर, सूबे के पंचायतों में बहाल होंगे 8,067 कार्यपालक सहायक। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार पटना के संबंध में है। तो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने नियुक्ति की घोषणा की है और लोगों को पंचायत में ही जाति और आवासीय प्रमाण पत्र मिलेगा और राज्य के लोगों को अपनी पंचायतों में ही जाति, आवासीय, आय और आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्रों के जरिए पंचायतों में यह सुविधा मुहैया कराएगा। और आपको बता दें यहाँ पर जो है कि इन प्रमाण पत्रों के लिए गांव के किसी भी व्यक्ति को प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इसको लेकर फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक तैनात किए गए हैं। शीघ्र ही इसकी सभी 8,067 पंचायतों में एक एक और कार्यपालक सहायक बहाल किए जाएंगे। शनिवार को पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बतौर मंत्री अपने कार्यकाल में 1 साल पूरा होने पर भी भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और इस दौरान उन्होंने जल्द 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की है। तो बहुत अच्छी खबर। अगली खबर वैकेंसी से ही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 4,050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की होगी बहाली। और आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी बहाली और बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम योग्यताधारी को मौका मिलेगा। तो बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जीएनएम योग्यता को मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाएगी बहाली। तो बिहार में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 4,050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की बहाली होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत इनकी बहाली होनी है। इसके राज्य में कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में सहायता मिलेगी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों आशा को नेतृत्व करेंगे और स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य समिति संविदा के आधार पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 936 पद अनारक्षित जबकि 499 पद अनारक्षित महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। और आपको बताते हैं यहाँ पर कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम योग्यताधारी की बहाली होगी। विभाग के अनुसार सभी सीएचओ की बहाली के लिए बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम योग्यताधारियों को अवसर दिया जाएगा और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से प्राप्त डिग्री ही मान्य होगी। 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के साथ ही अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 500 रुपये एवं बिहार निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला आवेदकों को 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन भुगतान करना होगा। जो सीएचओ के पद पर पहले से कार्यरत हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। आवेदकों को पद धारण करने से पूर्व 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा कि अभ्यर्थी का केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार की नर्सिंग काउंसिल में अस्थायी रूप से निबंधित अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ हैं जो कुछ टर्म कंडीशन है। लेकिन बहुत अच्छी खबर, आपको जितने भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम योग्यताधारी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर। तो 4,050 सामुदायिक हेल्थ ऑफिसर की होगी बहाली। अगली खबर है कि जिन स्कूलों में परिधि में आंगनबाड़ी नहीं है वहाँ खुलेगी बाल बाटिका। और इसके संबंध में ये है कि बिहार के गाँव में देखिए नई शिक्षा नीति के तहत जो है एरियल सर्वे किया गया है और माह के आखिर में रिपोर्ट के आधार पर बनेगा प्रस्ताव। राज्य भर में आंगनबाड़ी केंद्र 25 फरवरी तक पास के स्कूलों में किए जाएंगे टैग और स्थापना व्यय समग्र शिक्षा के बजट में शामिल होंगे। और 13 अप्रैल को केंद्र सरकार के पीएबी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। और आपको यहाँ बता दें कि जिले को
जिलों को 28 फरवरी को सौंपना है बजट। और इसके संबंध में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग की गुणवत्ता को बेहतर करने को लेकर केंद्र सरकार ने इस बार नई शिक्षा नीति के तहत बिहार समेत सभी राज्यों में 2 बजट प्रस्ताव मांगे हैं। पहला 2022-23 वार्षिक प्लान और दूसरा अगले 4 शैक्षिक सत्र 2025-26 तक संदर्भ यानी प्रोस्पेक्टिव प्रस्ताव भेजना है। दिसंबर में ही शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जिलों को निर्देशित किया था। 28 फरवरी को हर हाल में जिलों को समग्र शिक्षा का बजट केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य मुख्यालय को देना है। यहाँ बीईपी द्वारा इन्हें समेकित करते हुए मार्च के आखिर में केंद्र सरकार को ऑनलाइन मांग भेजा जाएगा। 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इसकी अंतिम मोहर लगेगी। और आपको बता दें यहाँ पर 2,939 पुराने स्कूल का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, यानी अपग्रेड भी किया जाएगा, इसमें सुधार लाया जाएगा। और राज्य के पुराने 2,239 राजकीय प्रोजेक्ट हाई स्कूल और जीर्णोद्धार द्वारा होगा। अपर मुख्य सचिव ने ऐसे भवनों के लिए स्कूल परिसर की जरूरत को आकलन का आदेश दिया है। गौर हो कि इन विद्यालयों में भवन 4 दशकों से पहले के बने हुए हैं, उन्हें कहीं तोड़कर तो कहीं मरम्मत की दरकार है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत इन पर होने वाले खर्च का प्रस्ताव तैयार कर शामिल करने को कहा गया। अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सभी हाई स्कूलों में ICT लैब की स्थापना को लेकर भी योजना बनाने को कहा गया है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि बिहार के सभी गांव पंचायतों प्रखंडों में सभी स्तर के सरकारी विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों को टैगिंग इसी माह पूर्ण कर लिए जाएंगे। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए सभी निर्देशालयों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 25 फरवरी तक का डेडलाइन दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के पास सरकारी विद्यालयों को जोड़ना अनिवार्य है। और टैगिंग के बाद स्कूल के एक शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को बच्चों के पठन पाठन में भी सपोर्ट दिया जाना है। राज्य के जिन सरकारी स्कूलों की परिधि यानी 1 किलोमीटर में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होंगे, वहां बाल बाटिका, अभी जस्ट मैंने बताया था कि बाल बाटिका की स्थापना की जाएगी। विद्यालय की एरियल मैपिंग भी आरंभ कर दी गई है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 28 फरवरी तक मैपिंग कर बाल बाटिका की स्थापना की जरूरत के लिए और आपको उस पर कितने खर्च आएंगे संचालन व्यय की समग्र जानकारी के साथ प्रस्ताव तैयार कर उसे 2022-23 तक के समग्र शिक्षा के वार्षिक बजट में शामिल करने का निर्देश दिया है। बहुत अच्छी खबर। अगली खबर किसान से संबंधित है। तो जो किसान eKYC नहीं भरेंगे उन्हें भुगतान नहीं होगा। मार्च तक 85 लाख किसानों को करना होगा eKYC। और आपको बता दें कि PM सम्मान निधि के लिए ज़रूरत है eKYC। किसानों के पोर्टल पर eKYC भरना होगा। और 84.5 लाख किसानों को मिली है राशि। 15 रुपये eKYC कराने को लगेंगे। 6,000 रुपये मिलते ही हर साल किसानों को, और 2,000 रुपये 3 किस्तों में होगा भुगतान। और आपको बता दें कि राज्य के कृषि विभाग में निबंधित होना होगा। और 84.5 लाख किसानों को PM किसान सम्मान निधि की राशि मिलते ही हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि उन्हें 2,000 की 3 किस्तों में दी जाएगी, लेकिन इसके लिए किसानों को राज्य के कृषि विभाग में निबंधित होना होगा। पहले इसे निबंधन के आधार पर भुगतान होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2019 से इस योजना में भुगतान के आधार को बेस्ट कर दिया गया है। लिहाजा किसानों के आधार पर कार्ड पर ही भुगतान होगा। और पारदर्शिता के लिए अब सरकार ने eKYC जरूर कर दी है। यह व्यवस्था एक तरह से पेंशनधारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जैसा ही है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि राज्य के पेंशनधारियों की तरह ही किसानों को भी अब देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। PM किसान सम्मान निधि पाने के लिए केंद्र सरकार को यह नई व्यवस्था की है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ संबंधित पोर्टल पर जाकर eKYC भरना होगा। और केंद्र सरकार ने eKYC माना तो इलेक्ट्रॉनिक KYC हुआ,
और केंद्र सरकार के सम्मान निधि पाने के लिए लगभग 85 लाख किसानों के लिए ई-केवाईसी जरूरी कर दी है। इस साल हर साल में 31 मार्च तक उन्हें ई-केवाईसी कर देना होगा और जो किसान इस बार ई-केवाईसी नहीं करेंगे उन्हें सम्मान निधि भुगतान नहीं हो पाएगा। सरकार इस नई व्यवस्था में जिन किसानों को मोबाइल आधार से लिंक होगा वह घर से ही ई-केवाईसी कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू करते ही उन्हें मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद किसान ई-केवाईसी के लिए ज़रूरी हर जानकारी पोर्टल पर खुद भर सकते हैं, लेकिन जिनका मोबाइल आधार से लिंक नहीं है उन्हें निकट के सुविधा केंद्र में जाना होगा और इनके लिए सरकार ने सुविधा केंद्र की राशि तय कर दी है। किसानों को इस काम के लिए केंद्र को 15 रुपये भुगतान करने होंगे। अगली खबर, सिनेमा और रेस्टोरेंट, पार्क, उद्यान समान रूप से खुलेंगे। बिहार में कोरोना पाबंदियां समाप्त हो गई और 14 फरवरी से लागू होगा नया आदेश। 8वीं तक के स्कूलों में भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। तो 14 फरवरी से कक्षा 8 तक के स्कूल कोचिंग भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना संक्रमण वर्तमान स्थिति को आज की समीक्षा की गई और कोरोना संक्रमण के लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी को अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। अब कोविड के अनुकूल व्यवहार और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां समान रूप से संचालित होगी। जिला पदाधिकारी को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत और किया गया है। लोगों को से अनुरोध है कि सावधानी बरतें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर से बाहर निकलने के समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो अच्छी खबर, नियुक्ति पत्र से संबंधित और बहुत सारी वैकेंसीज हैं स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में, अन्य विभाग में हमने आपको इसकी जानकारी दी। चलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें जीपीएस स्टडी लाइव को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं और इस चैनल को मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ज़रूरी जानकारी लेकर के आवें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास वैकेंसी और शिक्षक संबंधी न्यूज लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।